हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिफांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज क्लास 4 है। जिसने भी पहले की 3 क्लासेज ना देखी हों वो ज़रूर देख लें। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही चलाई जा रही है। अब तक हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को पूरा किया है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ और उनके रचनाकारों को पूरा किया है, और काल विभाजन हम पढ़ चुके हैं, और आदिकाल को किसने क्या नामकरण दिया वो सभी का सभी हम पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे आदिकाल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगे कहीं कहीं, क्योंकि आज से पंक्तियां भी स्टार्ट हो जाएंगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है। सरप्पा की पंक्तियां पढ़ेंगे, कडप्पा की पंक्तियां पढ़ेंगे, हेमचंद की पंक्तियां पढ़ेंगे, साथ ही साथ विद्यापति की पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ट्रेंड चल रहा है कि पंक्तियां एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आदिकाल पूर्व पीठिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि आदिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र ने महत्वपूर्ण क्या कथन कहे हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये भी कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। राजाश्रित कवियोच्चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथा का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इसे हमने वीर गाथा काल कहा है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। अपभ्रंश नाम पहले पैर बल्लभी की राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की अद्भुत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। ये हम जितना भी पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही पढ़ रहे हैं कि उन्होंने आदिकाल के लिए क्या कहा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रस्तुत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अब पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अब तक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ रहे थे, यानी कि उनकी जो पंक्तियाँ दे रखी थी उनको पढ़ा है। इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आदिकाल की हैं। जो जड़ सासड़ भास्यो सो वही कहे अनुसार, जो पालय से भाई करो सो सारे पावो पार। ये देवशयन की श्राप कचार से है। पंडिय असल सत्य बखणई देहि रुद्ध बसंत न जाणई, अमणा गमन ते तेन विखंडई तो बण बण भणई हो पंडित। ये सरहप्पा की हैं। ये पंक्तियां कई बार आ चुकी। जय मन पवन न संचरई रवि सशेष नहीं पवेश, तैवत चित्त विश्राम करो सरय कहे वे। सरहप्पा की हैं। घोर अंधारे चंद्रमण जिम उज्जो करई, परम महासु ऐसु करे ध्रुव अशेष हरई। सरहप्पा की हैं। का तरवर पंच विडाल लुइप्पा की है। भाव न हो या भाव न हो लुइप्पा की हैं। सहजे थरकर वारुणी साध विरूपा की हैं। एक न कीजई मंत्र तंत्र कडप्पा, हालो डोमी तो पूछ में सद्भावा, सदगुरु पाए जाय पणो जियारा। कडप्पा की हैं।
भला हुआ जो मारिया पी हेमचंद्र का है। पिय संगम काउनिधि हेमचंद। गंगा जमुना माझे वैरे नाई डोंडिप्पा। नागर वैरे डोमे तोर कुड़िया छाई। छोई छोई जो जय शोभाए नाणिया कडप्पा की हैं। जिम लोण बिलज्जई पाण यही तिम धरणी लई चित्त कडप्पा की हैं। देसिल वैना सबजन मिठा ते तैसनो जवाब हुआ भट्टा विद्यापति की हैं। कई बार आ चुकी पंक्तियां हैं। हिंदू बोले दुरन काल छोटे तरका भव की मार विद्यापति की कीर्तिलता से। मनऊ कला ससिभान कला 16 शोभन विगत कमल स्त्री भ्रमर बैनु खंजन मृग लुट्टे। तो ये पृथ्वीराज रासो की हैं। बज्य घोर निशान रान चौहोदिस पृथ्वीराज रासो की हैं। उट्टराज पृथ्वीराज बाघ मनुम लग वीर नट पृथ्वीराज रासो से। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष लोग कुकर जिए और 13 लोग जिए सिहार। 12 से 18 छत्री जिए आगे जीवन को जगनिक की हैं। फ्रेंड्स, ये कई बार आ चुकी पंक्ति हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया अमीर खुसरो। गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस अमीर खुसरो। मेरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल अमीर खुसरो। जय हाल मिसकी मुकुल तगा फुल दे बनाए बतियाँ अमीर खुसरो की हैं। सरस बसंत समय भल पावल विद्यापति की पदावली से हैं। कहे कहल पिय सांझ हारे जाय मई मारू देश विद्यापति की पदावली से हैं। अब पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ पद हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुआ कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये दोनों ही कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। भरत मुनि विक्रमी तीसरी सती ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। और यहाँ ये 84 सिद्धों के नाम है। सारे 84 सिद्धों को हम नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण मैं वो बता देती हूँ। एक तो लुइप्पा, लीलप्पा, विरूप्पा, डोंडिप्पा, सबरप्पा, सरप्पा महत्वपूर्ण है। और इनमें हम पढ़ेंगे जो 4 महिला सिद्ध थी वो पूछ ली जाती हैं, जिसमें एक तो थी भद्रप्पा थी, कानकलापा थी, इसमें दे ही नहीं रखी हैं। हाँ, ये रही। एक योगिनी आ जाती है मणिभद्रप्पा, एक मेखलप्पा, एक कनपलापा योगिनी आ जाती हैं और एक चौथी आती हैं लक्ष्मीकरा। ये रही। चारों को चारों याद कर लेना, मेखलप्पा, मणिभद्रा, कनपलापा, लक्ष्मीकरा। ये 4 पूछ ली जाती हैं कि इनमें से 4 योगिनी कौन है, या फिर किसी एक को दे दिया जाएगा कि इसमें से योगिनी कौन है। तो इन 4 को जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी के 84 सिद्ध एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी के इतना नहीं पूछा जाता है, स्टार्टिंग से पूछा जाता है या फिर योगिनी पूछ ली जाती हैं। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिद्धों में सबसे पुराने सरहा सरोज वज्र भी नाम है इनका। सरहा भी कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं। महासुखवाद का प्रवर्तक वज्रायन शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व प्रज्ञा और उपाय के योग में इस महासुख की दशा प्राप्त हो मानी गई है। गोरखनाथ का नाथपंथ मूल रूप से वज्रायन शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। कौन सा भाग था? पूर्वी भाग। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूतान और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 मानी है। लोगों ने नवनाथ भी कहते हैं। नाथों को क्या कहते हैं? नवनाथ कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न प्रकार है। अब यहाँ पढ़ेंगे गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। एक बार फिर देख लीजिए। नागार्जुन,
जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल को कराएंगे अपभ्रंश साहित्य। इसको आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। आज हमने पढ़ा है आदिकाल पढ़ा है, आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथनों को पढ़ा है। उसके बाद महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बताई हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा है, 84 सिद्धों को पढ़ा है, जिसमें जो महत्वपूर्ण थे लुइप्पा, लीलप्पा, विरूपा, डोंडिप्पा, नागार्जुन भी महत्वपूर्ण थे, उनको आप देख लीजिएगा। 4 योगिनी उनको भी देख लेगा। 4 योगिनी कौन कौन सी थी? मणिभद्रपा, मैकलापा, कनपलापा, लक्ष्मी करा। उसके बाद इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो पढ़े हैं। 9 नाथों में नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन को पढ़ा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास? आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए महत्वपूर्ण भी रही होगी। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। कल को हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ हिंदी साहित्य बेसिक से सीखने के लिए। नमस्कार।